नमस्कार साथियों। हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे मूल अधिकार भारतीय संविधान में, जो भारतीय नागरिकों के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए भी या विधिक व्यक्तियों के लिए भी जिन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, उनको हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे। तो हमने मूल अधिकार क्या है या अधिकार कितने प्रकार के हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन लिया था कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या है, काफ़ी डिटेल से हम इनको पढ़ चुके थे। आज हम अपने टॉपिक में जो मूल अधिकार हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का मूल अधिकार। भारतीय संविधान में जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो कौन सा मूल अधिकार है? समानता का मूल अधिकार। पहला वाला समानता का मूल अधिकार। और ये समानता का मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। लेकिन पहला मूल अधिकार कौन सा है? समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। हम इन मटेरियल में, ये जो मेरे नोट्स हैं, इसमें लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता चलूंगा। अनुच्छेद 14। अच्छा देखिए, समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। अब 14 से लेकर 18 तक कई प्रकार की समानताएं बताई गई हैं, लेकिन इसमें 14 अनुच्छेद में अलग है, 15 में अलग है, 16 में अलग है, 17 में अलग, 18 में अलग। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। तो 14 में क्या है, एक बार पढ़िए। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, किसके समक्ष? विधि। किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह बात अनुच्छेद 14 में लिखी हुई है। 14 में क्या लिखा हुआ है? राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहां पे गौर करें आप, विधि कह लो या कानून कह लो, एक ही बात है, विधि या कानून। तो जब आप किताब पढ़ते होगे तो किताब में आप ये भी पढ़ते होगे कि कानून के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा या उससे वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समता कह लो या कानून के समक्ष समता कह लो, ठीक इसी प्रकार विधियों का समान संरक्षण कह लो या कानून का समान संरक्षण कह लो, ये बात भी एक ही बात है। ठीक है भाई। तो यह है आपका अनुच्छेद 14। 14 किस चीज की गारंटी प्रदान करता है? विधि या कानून के समक्ष समता तथा विधि या कानून के समक्ष संरक्षण या विधि या कानून का समान संरक्षण प्रत्येक भारतीय के लिए, और भले ही वे भारतीय नहीं है, गैर भारतीय है, उसके लिए भी, भले ही वे विधिक व्यक्ति है, जैसे कोई कंपनी है, उसके लिए भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 14 है। अगर हम इसको एक ही वर्ड में पढ़ना चाहें तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है? इसको इस तरीके से समझो, विधि या कानून के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 है भाई। विधि या कानून के समक्ष समता तथा विधि या कानून के समान संरक्षण का अधिकार। विधि या कानून के समक्ष समता तथा विधि या कानून के समान संरक्षण का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। ये तो बात रही केवल हेडिंग की। अब इसको हेडिंग से भी काम चल जाता है छोटी परीक्षाओं में तो, लेकिन जब आप बड़ी परीक्षाएं दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं या नेट जीआरएफ दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसको फुल डेप्थ में पढ़ेंगे।
यहां पे दो शब्द आपके सामने आए, अब इसको बड़ा कर लेते हैं, ये शब्द तो आपके आगे हो ही गया। मटेरियल पे आओ, यहां से दो शब्द आपके सामने आए, कौन कौन से दो शब्द आए, गौर करिए। विधि के समक्ष समता, और दूसरा आया विधियों के समान, विधि या कानून के समान संरक्षण। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं करेगा का मतलब क्या है? विधि या कानून के समक्ष समता तथा विधि या कानून का समान संरक्षण की स्थिति उपलब्ध होगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ये कहना चाह रहा है ये। अब दो शब्द आपके सामने आएगा सब, विधि के समक्ष समता तो क्या चीज है और विधियों के समान संरक्षण क्या चीज है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखें, इन दो शब्दों का मतलब क्या है? विधि या कानून के समक्ष समता, एक शब्दावली तो ये आई और दूसरी शब्दावली ये आई, विधि या कानून के समान संरक्षण का अधिकार। विधि या कानून का समान संरक्षण और विधि या कानून के समक्ष समता। अब इसका मतलब समझिए, देखो जो ये विधि या कानून के समक्ष समता है ना, यह एक सकारात्मक अवधारणा है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सकारात्मक नहीं, नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है साहब। कहां के संविधान की विशेषता है? ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है। किस व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया था? एवी डाइसी ने किया था। बस ये 3 पॉइंट पकड़ने हैं आपको और सवाल हिट हो जाएगा आपका। 3 पॉइंट पकड़ने और सवाल हिट हो जाएगा। बाकी तो इसमें अभी आगे और अपन डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जाने। विधि या कानून के समक्ष समता कैसी अवधारणा है? नकारात्मक। एक शब्द होता है नकारात्मक और एक शब्द होता है सकारात्मक। अगर आप किसी चीज को समाप्त करके या हटा के या खत्म करके समानता स्थापित करते हैं तो वह नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक क्या है? अगर राज्य किसी चीज को अपने नागरिकों को प्रदान करके, राज्य द्वारा नागरिकों को कोई चीज प्रदान करके उनको समान अवसर दिया जा रहा है तो यह अवधारणा हो जाएगी सकारात्मक अवधारणा। ठीक है। तो विधि या कानून के समक्ष समता का मतलब क्या है? जैसे किसी भी व्यक्ति के सभी व्यक्तियों के विशेष अधिकारों का अंत कर दिया जाए, किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं रहे, तो फिर समानता स्थापित होगी कि नहीं होगी? होगी। भाई विशेष अधिकारों का सभी के अंत कर दो, समान स्थिति बन जाएगी। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो विशेष अधिकारों को समाप्त करके जो समता स्थापित की गई है, या किसी चीज को समाप्त करके या हटा के या खत्म करके जो समता स्थापित की गई है, वह नकारात्मक है कि सकारात्मक है? नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक मतलब किसी को हटा के, किसी चीज को हटा के या खत्म करके या समाप्त करके जो समता स्थापित की जाती है वो नकारात्मक समता है। तो ये जो विधि या कानून के समक्ष समता है ना, ये ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है, और एवी डाइसी ने इस अवधारणा का प्रयोग किया था। यहां मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूं, यहां पे थोड़ा डेप्थ में आएगा। अब बात आई कि साहब विधि या कानून के समान संरक्षण का मतलब क्या है? ये अवधारणा कहां से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ये कैसी अवधारणा है? ये सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक का मतलब क्या, वो देखिए। देखो सुनो, समता स्थापित करने के लिए जब राज्य सकारात्मक कार्रवाई करता है या राज्य आगे बढ़कर अपने नागरिकों को कुछ वस्तुएं प्रदान करता है, अफर्मेटिव एक्शन जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सकारात्मक कार्रवाई बोला जाता है या सकारात्मक अवधारणा बोला जाता है। जैसे ये क्या कहता है? पहले तो ये कानून के समक्ष समता वाला क्या कहता है, जो नकारात्मक अवधारणा है?
कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान कानून का प्रयोग होगा। समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान कानून का प्रयोग होगा। ठीक है भी साहब। अब विधेय कानून के समान संरक्षण वाला क्या कहता है? समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान कानून का प्रयोग होगा या समान व्यवहार होगा, लेकिन अगर परिस्थितियां समान नहीं हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां समान नहीं हैं तो फिर समान लोगों के साथ असमान व्यवहार भी किया जा सकता है। जैसे अगर सभी लोगों की इनकम 10 लाख रुपए सालाना है तो इनकम टैक्स समान रूप से कटेगा। ठीक है साहब। लेकिन अगर एक व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपए है और एक व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है तो परिस्थितियां असमान हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो व्यवहार भी असमान होगा। मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। यह है विधेय कानून के समान संरक्षण का प्रावधान। यह सकारात्मक अवधारणा है। यह कहना यह चाह रहे हैं कि अगर समाज का कोई व्यक्ति दलित है, दमित है, पिछड़ा है, वंचित है, निचले पायदान पर स्थित है, तो राज्य उसके संरक्षण के लिए, उसको समान बनाने के लिए या समानता का अवसर प्रदान करने के लिए उसके संबंध में विशेष कानूनों का निर्माण कर सकता है, क्योंकि उसकी व्यक्तित्व विकास की परिस्थितियां असमान है। आगे जो लोग चल रहे हैं उनके जैसी नहीं है, वो काफी पिछड़ा हुआ है पीछे। तो उसके लिए आगे बढ़कर राज्य अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर सकता है। तो ये है विधेयक कानून के समान संरक्षण, जो अमेरिका से ली गई अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। भारत में रिजर्वेशन से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं, SC, ST, EWS, महिला, विकलांग, पिछड़ा जो तबका है, वंचित जो तबका है, उसको आगे बराबरी पर लाने वाले जो कानून बनाए जाते हैं वो इस अवधारणा से प्रेरित होते हैं। तो हम बात कर रहे थे समानता का मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है, और उसमें हम पहली वाली समानता पढ़ रहे थे, विधेयक कानून के समक्ष समता तथा विधेयक कानून के समान संरक्षण का अधिकार। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? 14 में। तो यहां मैंने आपको दोनों शब्दों के अर्थ बताए कि विधेयक कानून के समक्ष समता का क्या अर्थ है और विधेयक कानून के समान संरक्षण का क्या अर्थ है। विधेयक कानून के समक्ष समता का मतलब यह है कि सभी व्यक्ति विधेयक कानून की नजर में समान, चाहे कोई प्रधानमंत्री है चाहे चपरासी है, दोनों की स्थितियां भिन्न है, लेकिन फिर भी विधेयक कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई अलग व्यवहार या असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा, पहले वाले में। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि समान परिस्थिति है तब तो समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अगर परिस्थिति या अवसर असमान है, अलग अलग हैं, तो फिर अलग व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए पहली वाली नकारात्मक अवधारणा, दूसरी वाली सकारात्मक अवधारणा। पहली वाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, दूसरी वाली अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन भारत के संविधान में कानून या विधि के समक्ष समानता और कानून या विधि के समान संरक्षण के मूल अधिकार में इन दोनों ही अवधारणाओं को समाहित कर लिया गया है। ये तो रहा समझने के लिए सरल भाषा में। अब मटेरियल पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए, समानता का मूल अधिकार, पहला मूल अधिकार भारतीय संविधान में समानता का मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दोनों शब्दों को पकड़ लेना, दोनों शब्दों का प्रावधान है हमारे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है। अब विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है? यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। अभी आपको बताया गया है कि भाई विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, और कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। यह कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा किसको कहते हैं? अगर किसी चीज को समाप्त करके या खत्म करके या हटा के या विशेष अधिकारों का अंत करके या निर्योग्यताओं की समाप्ति करके जब समानता स्थापित की जाती है तो उसको नकारात्मक बोलते हैं। अगर किसी चीज को प्रदान करके या देके या राज्य के द्वारा आगे बढ़कर अवसर उपलब्ध करवाने के बाद जो समता स्थापित होती है उसको क्या बोलते हैं? सकारात्मक बोलते हैं। तो ये विधि, ये जो पहला वाला है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से ली गई है। और कैसी अवधारणा है? नकारात्मक। यह अवधारणा डायसी, एक विचारक हुआ है A.V. डायसी, उसने किताब लिखी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1885 में लिखी थी।
लेकिन इसको शॉर्ट में लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया जाता है। तो एविडाइसी ने विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समता की अवधारणा एविडाइसी नामक विचारक ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक अपनी पुस्तक में दी थी। ठीक है भाई। अब इसका तात्पर्य क्या है, विधि के समक्ष समता का तात्पर्य क्या है, यहां पे देखो वही है जो मैंने अभी बताया है, वैसे शब्द बदलेंगे। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। भाई विधि के समक्ष सभी समान है, कोई तो विधि से ऊपर नहीं है। ठीक बात है भाई, नहीं है, विधि से ऊपर नहीं। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति साधारण न्यायालयों के अधीन है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे न्यायालय होंगे। वो साधारण न्यायालय, चाहे प्रधानमंत्री है तो वो भी उसी में जाएगा, चपरासी है तो वो भी उसी में जाएगा। सभी व्यक्ति साधारण न्यायालयों के अधीन है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का ओहदा अगर ऊपर है या बड़ा है तो उसके लिए न्यायालय अलग होगा। सभी व्यक्ति एक जैसे ही न्यायालयों में जाएंगे। तीसरी विशेषता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति साधारण विधि के अधीन है। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी विधि है साधारण विधि है और उसी साधारण विधि के अधीन प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चपरासी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अमीर है, गरीब है, सब कुछ है, कैसा भी है। एक जैसी विधि, एक जैसे न्यायालय, सभी उसके अधीन। किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई विशेष व्यवहार नहीं, कोई असमान व्यवहार नहीं। यह कह रहा है विधि के समक्ष समता। अगले पेज पे आइए। फिर आ गया आपका अगला पॉइंट। अगला ही इसमें क्या विशेषता बता रहा है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। बिल्कुल साहब, विधि के समक्ष सभी समान, कानून के समक्ष सभी समान, यानी विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। यानी प्रधानमंत्री व चपरासी विधि के समक्ष क्या है, समान। विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति कर रहा है कि नहीं कर रहा, विशेष अधिकारों को समाप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा। विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलेंगे, सभी के विशेष अधिकारों की समाप्ति, सभी की निर्योग्यताओं की समाप्ति। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे प्रधानमंत्री है चाहे चपरासी है। इसे नकारात्मक कहते हैं। तो विधि के समक्ष समता कैसी अवधारणा है, नकारात्मक, क्योंकि किसी को विशेष अधिकार नहीं है। यह अभी आपको बताया गया है कि विशेष अधिकार नहीं है, सभी के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। कानून या विधि के समक्ष सभी समान है। अब दूसरा आ गया भाई आपका विधि का समान संरक्षण। ये दूसरी वाली अवधारणा। पहली तो विधि या कानून के समक्ष समता, दूसरी है विधि का समान संरक्षण। यह अमेरिकी संविधान से ली गई है। बताया अभी आपको कहां के संविधान से ली गई है, अमेरिका से। अमेरिकी संविधान से ली गई। ये कैसी अवधारणा है, सकारात्मक। बस ये अंतर करना है आपको। मूल अधिकार जब आप अनुच्छेद 14 पढ़ोगे तो काम हेडिंग से थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि परीक्षा किसी भी स्तर की हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल की हो, आप हर हालत में परीक्षा को क्रैक करने का अगर लेवल चाहते हैं तो फिर चीजों का खुल के आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखें आगे, विधि का समान संरक्षण, ठीक है, अमेरिकी संविधान से ली गई है। कैसी अवधारणा है, सकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है ये मैंने भी आपको बताया। अब फिर देखें, और इसका तात्पर्य है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ तो समान व्यवहार। ठीक है साहब, अगर परिस्थिति समान है तो व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार होगा, समान व्यवहार। अर्थात राज्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा। वापस सुन लो, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं होगा। जब तक सभी की परिस्थितियां एक जैसी, तब तक व्यवहार भी सभी के साथ एक जैसा। लेकिन फिर आगे बढ़ो, हां, अगर परिस्थितियां असमान हैं, अब गौर करना, परिस्थितियां अगर असमान हैं तो व्यवहार भी असमान किया जा सकता है। यहां अंतर है पहले वाले में और इसमें। विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता यह कहता है कि एक जैसे कानून से सभी शासित होंगे, चाहे परिस्थितियां समान हैं चाहे परिस्थितियां असमान हैं। लेकिन विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है कि अगर परिस्थितियां समान है तब तो व्यवहार एक जैसा, लेकिन अगर परिस्थितियां भिन्न हैं तो व्यवहार भी भिन्न किया जा सकता है। ये अंतर है बस दोनों। अब पढ़ो, हां, अगर परिस्थितियां असमान हैं तो व्यवहार भी असमान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, गरीब व अमीर पर समान दर से आयकर नहीं लगाया जा सकता। ये तो आप भारत में भी देखते होंगे, इनकम टैक्स के स्लैब अलग अलग हैं कि नहीं है। अभी नया जो बजट आया है इसमें 7 लाख तक आयकर से मुक्त रखी जा रही है राशि, कुछ इनकम कुछ इस तरीके से आ रहा है, और बाकी ये स्लैब खुलेंगे अभी।
जिसकी 1.5 लाख इनकम है वो टैक्स से छूट है, 2.5 लाख तक टैक्स से छूट है। मतलब स्लैब अभी अर्थशास्त्री करेंगे डेटा को क्लियर, कि डेटा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अलग अलग इनकम के हिसाब से टैक्सेशन अलग अलग है या नहीं है, यही तो कह रहा है ये विधियों का समान संरक्षण, कि अगर परिस्थिति समान है जब तो व्यवहार समान, लेकिन अगर परिस्थिति अलग अलग है, भिन्न है, असमान है, तो व्यवहार भी असमान किया जा सकता है। व्यक्ति को समता उपलब्ध करवाने के लिए उद्देश्य सभी का समता उपलब्ध करवाना है। पहले वाला किसी चीज को हटाकर या खत्म करके नकारात्मक रूप से समता दे रहा था, ये किसी चीज को प्रदान करके या व्यक्ति को उपलब्ध करवा के या राज्य द्वारा व्यक्ति की सहायता करके समता उपलब्ध करवाना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पेज पे देखें। इसी अवधारणा के तहत भारत में SC, ST, OBC, EWS, जर्नल आदि का वर्गीकरण किया गया है विधि के समान संरक्षण की अवधारणा के तहत, कि भाई जिनको रिजर्वेशन दिया गया है उनकी परिस्थितियां ऐतिहासिक काल से अगड़े लोगों के समान नहीं रही हैं, पिछड़ी रही हैं, तो उनको भी बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से जो उनको रिजर्वेशन दिया गया है या अवसर दिए गए हैं राज्य के द्वारा आगे बढ़ने के, तो ये राज्य के द्वारा की जाने वाली सकारात्मक क्रिया या सकारात्मक कार्यवाही हुई कि नहीं हुई, इसलिए इसको सकारात्मक अवधारणा बोला जाता है। क्योंकि परिस्थितियां क्या है भाई, असमान, परिस्थितियां असमान है, इसलिए SC, ST, OBC, EWS, जर्नल आदि कैटेगरी में भारतीय नागरिकों का वर्गीकरण किया गया है। और रोजगार प्राप्त करने के अवसर या राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ, इन सभी का जो वितरण है उसमें ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है, ये इसी भावना से, उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया है। क्योंकि परिस्थितियां असमान हैं, इसलिए जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने के लिए कुछ विशेष अवसर दिए जा सकते हैं, राज्य के द्वारा आगे बढ़ के प्रदान किए जा सकते हैं। और पहले वाला क्या कर रहा था, वो चीजों को समाप्त करके समानता लाता था। ये क्या कर रहा है समान संरक्षण वाला, कि चीजों को प्रदान करके समता लाने का प्रयास कर रहा है। फिर आपके सामने कुछ दमदार वाले फैक्ट। EP रोयप्पा वर्सेज तमिलनाडु वाद 1974 में। देखो ऐसे वाद पढ़ लेना, बड़ी परीक्षाएं जब होती है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, IAS, PCS, TGT, NET, JRF, उसमें भी जब प्रश्न पत्र कसा हुआ आता है, कठिन आता है, तो ऐसे सवाल टच मारते हैं। EP रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु वाद 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वर्गीकरण यानी भेदभाव। देखो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब ये तो भारतीय नागरिकों का वर्गीकरण ही कर दिया, ये तो भेदभाव ही कर दिया नागरिकों के समक्ष, तो बताओ कहां का समानता का अधिकार है। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया है, कौन से वाद में किया है, EP रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु वाद, उसमें क्या कहा है, वर्गीकरण यानी भेदभाव युक्ति संगत हो। भाई वर्गीकरण तो आप कर सकते हो, भेदभाव भी अपने नागरिकों के बीच में कर सकते हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो युक्ति संगत हो। अयुक्ति संगत, मनमाना या स्वेच्छाचारी ना हो। आप नागरिकों के मध्य अगर अंतर करते हैं या भेदभाव करते हैं, वह भी समानता के मूल अधिकार के साथ संगत हो सकता है अगर वह युक्ति संगत है या न्याय संगत है। लेकिन अगर सरकार मनमाना भेदभाव करती है, स्वेच्छाचारी तरीके से करती है, अपने वोट बैंक से प्रेरित होकर करती है, तब वह समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन अगर वह तार्किक है, युक्ति संगत है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने EP रोयप्पा वर्सेज तमिलनाडु राज्यवाद में दिया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा समता व स्वेच्छाचारिता एक दूसरे की कट्टर शत्रु हैं। समता और स्वेच्छाचारिता, न्यायालय यह कह रहा है कि सरकार स्वेच्छाचारी तरीके से, मनमानी तरीके से नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकती, नागरिकों में वर्गीकरण नहीं कर सकती, स्वेच्छाचारी तरीके से, समझ गए। क्योंकि अगर स्वेच्छाचारी तरीके से किया गया तो समता खत्म हो जाएगी। स्वेच्छाचारिता और समता एक दूसरे की कट्टर शत्रु हैं, अपोजिट हैं। लेकिन न्यायालय यह भी कह रहा है कि अगर राज्य युक्ति संगत तरीके से, न्याय संगत तरीके से अपने सभी नागरिकों को बराबरी में लाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर अगर अपने नागरिकों में वर्गीकरण करती है या भेदभाव करती है, तब वो युक्ति संगत है, वो समानता के मूल अधिकार को चुनौती नहीं देता है या उसको समाप्त नहीं करता है। मतलब युक्ति युक्त, न्याय संगत,
भेदभाव किया जा सकता है। आगे बढ़े। अब समता के अधिकार के अपवाद। देखो एक चीज समझो, समता का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अभी तो हम केवल 14 पे ही बात कर रहे हैं, फिर 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा और 18 आएगा। इस समानता के मूल अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं, तो अभी मैंने अपवादों को यहीं लिख दिया है। हालांकि इसमें देखो 15 की बातें भी लिखी हुई हैं, 16-17 वाली बातें भी लिखी हुई हैं, लेकिन ये तब इन डेटा को तब अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब पूरा मूल अधिकार समता वाला 14 से 18 पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल देख लीजिए कि एक तरफ तो संविधान अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का मूल अधिकार दे रहा है, बीच बीच में कुछ क्लोज ऐसे भी आ जाते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि भाई समता कहाँ है, ये तो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो देखो कौन कौन से क्लोज हैं। जब आप अनुच्छेद 15 पढ़ोगे, सामाजिक समानता का अधिकार, 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण। 15 में क्या है, सामाजिक समानता का अधिकार। तो 15 के अंतर्गत एक आर्टिकल निकल के आएगा, सब आर्टिकल निकल के आएगा 15(3). तो 15(3) क्या कहता है, स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध। राज्य स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध लागू कर सकता है, या विशेष उपबंध या विशेष कानूनों का निर्माण कर सकता है स्त्रियों और बच्चों के लिए। तो फिर पुरुष क्या कहेंगे कि भाई हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, धोखा हो रहा है, समानता कहाँ है, स्त्रियों के लिए अलग से कानून बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी अलग से कानून बनाए जा रहे हैं। अब हमारी अगर उम्र ज़्यादा हो गई तो बताओ, हमारे लिए ऐसे कानून नहीं है, भेदभाव हो रहा है। लेकिन आपको इस बात को समझना है, संविधान बनाने वालों की जो भावना थी वो केवल अक्षर के अनुसार, अक्षर से समानता की नहीं थी, भावना के आधार पर समानता की थी। ये कानून जिसमें स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं या कुछ स्पेशल या अलग से कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, इनका उद्देश्य भी अंतिम रूप से समाज में समानता स्थापित करना ही है। अतः देखने में ऐसा लगता है कि ये समानता के अधिकार का अपवाद है या उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि हकीकत में इनकी भावना भी समता या समानता के मूल अधिकार को ही मजबूत करने की है, बल्कि ये उसी के पूरक हैं, उसके विरोधी नहीं है। ये डिबेट तो आपकी वहां बनती है जब आप मेंस टाइप का एग्जाम देते हैं, जैसे आईएएस मेंस देते हैं, आरएएस मेंस देते हैं, या बाई चांस कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने चले जाते हैं, वहां फिर एग्जामिनर आपको पूछ लेता है, पहला सवाल तो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में तो ये बन जाएगा कि समता के अधिकार के अपवाद कौन से हैं, कि भाई ये अपवाद हैं। लेकिन अगर आप ये एबेसैदे वाली जो परीक्षा होगी ना ऑब्जेक्टिव टाइप, वहां पे तो आप लिख देना कि ये जो अनुच्छेदों में जो बातें दी गई हैं वो समता के मूल अधिकार के अपवाद हैं। लेकिन अगर किसी ने इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया, या सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो वहां पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन डाल दिया या क्वेश्चन डाल दिया कि क्या समता के मूल अधिकार के जो अपवाद बताए गए हैं वह असल में है समता के अधिकार का उल्लंघन है, व्याख्या कीजिए। तो फिर पेज फंस जाएगा, फिर नॉलेज चाहिए डेप्थ में, फिर एबेसैदे वाली परीक्षा तो होगी नहीं। फिर आपको कहना है यद्यपि ये प्रथम दृष्टया देखने में समता के अधिकार के अपवाद लगते हैं, लेकिन सही मायनों में ये समता के अधिकार को मजबूत करने के माध्यम है, यह उसी के पूरक कानून है, विरोधी नहीं है। ठीक है। 15(5) आप पढ़ोगे, ओबीसी एससी एसटी को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, यह भी आगे आएगा, आगे आएगा। 15(6) में आप पढ़ोगे ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। तो किसी भी प्रकार के जो आरक्षण की प्रक्रिया है, प्रथम दृष्टया देखने में कोई व्यक्ति कह देगा कि ये हमारे समता के अधिकार का उल्लंघन है भाई, आरक्षण क्यों, कम परसेंटेज पे लोगों को मौका दिया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा। तो एक चीज जान लें और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि भाई संविधान बनाने वालों की भावना क्या थी और वर्तमान में सरकारें क्या कर रही हैं, दोनों के बीच में अंतर है। सरकारें तो चलो वोट बैंक के नाम पर किसी को भी रिजर्व, किसी को अनरिजर्व जो भी कैटेगराइजेशन कर रही है वो अपने वोट बैंक के हिसाब से करती हैं, लेकिन संविधान बनाने वालों का उद्देश्य ऐसा नहीं था। संविधान बनाने वालों का उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिले, बराबरी में आने का मौका मिले। तो जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से पिछड़ा था उसको बराबरी में आने का मौका देने के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट, आरक्षण का कंसेप्ट आया। तो वह कोई भी अवधारणा गलत हो ही नहीं सकती जो अपने सभी नागरिकों को बराबरी में मौका देने का प्रयास करती है या उस उद्देश्य से बनाई जाती है। तो अगर आप ये समझते हैं,
अ, कई लोग ये समझते हैं कि भाई परसेंटेज में अंतर होता है, नौकरियां आसानी से लग जाती हैं, हमारी टफ हो जाता है थोड़ा सा लगना। तो आप ये मान के चलें, संविधान बनाने वालों की ऐसी भावना थी कि जो सदियों से, बहुत वर्षों से पिछड़े रहे, व्यक्तित्व के विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिले, उन व्यक्तियों को बराबरी के पायदान पर लाना चाहिए। क्योंकि जब तक देश का प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसको इस तरीके से समझो, अगर आपके शरीर में कोई सा भी एक अंग बीमार है या विकार से युक्त है तो पूरा शरीर सही ढंग से चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो अगर आपके देश में समाज का एक तबका या एक बहुत बड़ा तबका अगर पिछड़ा है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है या विकास के अवसर उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो पूरा देश विकसित हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो कब हो पाएगा? जब सभी को बराबरी में आगे आने का मौका मिलेगा। तो आगे आने का ये समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ही ये आरक्षण दिया गया है। और अब तो सभी कैटेगरी को मिल गया, तो अब तो किसी को भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लोगों को भी ईडब्ल्यूएस मिल गया, तो अब तो मुझे लगता है कि सभी जातियां आरक्षण में आ चुकी हैं। पहले जनरल की जातियां नहीं थी, अब वो भी आ गई हैं। हाँ, जनरल और ओबीसी वाले 8 लाख तक वाले, 8 लाख से नीचे जिनकी इनकम है वो आरक्षण के पात्र होते हैं। एससी एसटी में अभी ये क्रीमी लेयर कंसेप्ट नहीं आया है, हो सकता है भविष्य में आ जाए। क्रीमी लेयर आना वैसे न्याय संगत भी होता है, क्यों? जिससे कि गरीब लोगों को मौका मिले, निचले वालों को। चलिए, राजनीतिक स्टंट है, इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(4) ओबीसी एससी एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो अपन अनुच्छेद 14 पढ़ रहे हैं, ये सारे जो अनुच्छेद हैं ये समानता के मूल अधिकार के अपवाद हैं। अब ये कब आएंगे आपको? जब आप पूरा 14 से 18 पढ़ लोगे। 16(6) पढ़ोगे, फिर आप ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। अभी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण देके 16(6) में जोड़ दिया गया है उनको। और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, 15(6) में जोड़ दिया गया है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है वो 16(6) में जोड़ दिया गया है। और दोनों ही ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये जो कानून होते हैं, कोई व्यक्ति कह सकता है कि साहब इन संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा जो ये विशेष अवसर दिए जा रहे हैं ये समता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो ये समता के अधिकार के अपवाद हैं, मतलब ये भी होंगे, समता के अधिकार में ही शामिल होंगे। भले ही ये अपने नागरिकों के अंतर्गत भेदभाव कर रहे हैं या नागरिकों का वर्गीकरण कर रहे हैं, क्योंकि तुमने कोर्ट का डिसीजन पढ़ लिया है। कोर्ट का डिसीजन ये है कि अगर ये भेदभाव या वर्गीकरण युक्ति युक्त है या न्याय संगत है तो समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। हाँ, अगर मनमाना है, स्वेच्छाचारिता वाला है, अतार्किक है, तब समता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। तो ये युक्ति युक्त वर्गीकरण है भाई। अच्छा, अगला और अपवाद देख लो जो समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, ये डिप्लोमेट्स जो होते हैं फॉरेन एम्बेसी में, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज, एमपी और एमएलए, इनको प्रदत्त विशेष अधिकार, इनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो समता के क्या है भाई? समता के अधिकार के अपवाद। आप पढ़ोगे सांसदों के विशेष अधिकार, विधायकों के विशेष अधिकार, न्यायाधीशों के विशेष अधिकार। न्यायाधीशों को अपनी कार्रवाइयों में संरक्षण और स्वतंत्रता का प्रावधान। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्य संपादन में जो संरक्षण या सुरक्षा प्रदान की गई है वो। विदेशी राजनयिक, अगर आपके देश में या किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, किसी भी देश का दूतावास पाया जाता है, उस दूतावास के अंतर्गत केवल उसी देश की संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति काम करती है जिस देश का वह दूतावास है। सरल भाषा में समझो, भारत में विभिन्न देशों के दूतावास पाए जाते हैं, ठीक है। उस दूतावास के अंतर्गत भारत की सरकार जो है या उसकी जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर सकती है, कुछ संधियों के अकॉर्डिंग ये नियम, ठीक है। वहां पे उस दूतावास के अंतर्गत उसी देश की सर्वोच्च सत्ता है जिस देश का वह दूतावास है। ऐसे ही भारत का दूतावास अगर दूसरे देशों में है तो उस दूतावास के अंतर्गत भारत की ही सर्वोच्च सत्ता है। अब जैसे यहीं पे बात करो, एक तरफ तो आप कहते हैं समानता का अधिकार, दूसरे कहते हैं विदेशी राजनयिकों को जो सुरक्षा, छूट या विशेष अधिकार प्रदान होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत, वो समानता के अधिकार में अपवाद होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो एग्जामिनर यहाँ पे सवाल टिका सकता है, सवाल बड़ा टफ जाएगा।
समानता के मूल अधिकार के अपवादों में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है। तो आपने जितने भी पढ़े थे ना वो अनुच्छेद 15(3), 15(5), 15(6), 16(4), 16(6) और ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, एमपी, एमएलए के विशेष अधिकार, ये सारी चीजें क्या है? सारी चीजें समता के अधिकार का अपवाद है। ठीक है भाई। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार वाद, मतलब पश्चिम बंगाल राज्य सरकार बनाम अनवर अली वाद, ये एक वाद है भाई। ठीक है, 1951 में आया था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण दोनों वाक्यांशों का अर्थ एक ही है। लो साहब, सैद्धांतिक रूप से इसमें अंतर हो सकता है किंतु व्यावहारिक स्तर पर दोनों में कोई विभेद नहीं है। बात तो ठीक है, उच्चतम न्यायालय सही कह रहा है भाई। वो नकारात्मक माध्यम से समता उपलब्ध करवा रहा है और वो सकारात्मक माध्यम से समता उपलब्ध करवा रहा है। तो व्यावहारिक स्तर पर या भावार्थ स्तर पर तो एक ही है। सैद्धांतिक दृष्टि से या शब्दों की दृष्टि से तो अंतर हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से या भावार्थ की दृष्टि से या उद्देश्य की दृष्टि से एक ही है। दोनों ही समता उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि भाई कौन से वाद के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार बनाम अनवर अली वाद। अब कुछ अगले फैक्ट पढ़ लीजिए। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। मिनर्वा मिल्स वाद कब आया? 1980 में आया। ये सारे जितने भी वाद है ना, जैसे जैसे आप मूल अधिकार पढ़ रहे हो, नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हो, ये बार बार रिपीट होंगे। इनको ढंग से याद कर लेना, इन पर पक्का सवाल बनता है। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में विधि का शासन को संविधान का मूलभूत ढांचा। लो साहब, विधि के शासन को संविधान का मूलभूत ढांचा कौन से वाद के तहत न्यायालय ने डिक्लेयर किया था? मिनर्वा मिल्स वाद 1980। देखो, संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा 1973 में केशवानंद भारतीवाद के तहत आई है। ठीक है, लेकिन विधि के शासन को संविधान का मूलभूत ढांचा मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कहा गया है। दो सवालों में अंतर है। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा किस वाद के तहत आई? केशवानंद भारतीवाद के तहत आई। विधि का शासन संविधान का मूलभूत ढांचा किस वाद में डिक्लेयर हुआ? मिनर्वा मिल्स वाद में। आगे देखें। एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाद 2007। समता का सिद्धांत संविधान का मूल ढांचा है। भाई ये फैक्ट है भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। समता का सिद्धांत संविधान का मूल ढांचा है। एम नागराज बनाम भारत संघवाद में आया ये 2007 में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ठीक है, नागराजवाद में समता का सिद्धांत संविधान का मूल ढांचा है। विधि का शासन संविधान का मूल ढांचा है। मिनर्वा मिल्स वाद 1980, पिछले पेज पढ़ा है। और संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973, कई बार पढ़ा है। तो इनको याद करो, अच्छे सवाल है ये, बिल्कुल अंतर हो जाएगा भीड़ में। अनुच्छेद 14, चाहे वह भारतीय नागरिक, विदेशी या यहां तक कि कंपनी। देखो, तीन प्रकार के कैटेगराइजेशन है मूल अधिकारों के संदर्भ में। एक तो भारतीय नागरिक, एक विदेशी नागरिक और एक विधिक व्यक्ति। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में स्थित मूल अधिकार तो राज्य के भी विरुद्ध हैं और अन्य नागरिकों के भी विरुद्ध हैं। लेकिन 17, 23 और 24 के अलावा अन्य अनुच्छेदों में स्थित जो मूल अधिकार हैं वो केवल राज्य के विरुद्ध हैं, अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। ये फैक्ट हम पढ़ा चुके हैं, मूल अधिकार की पहली 2 क्लासों में पढ़ा चुके हैं। तो अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों के खिलाफ भी है, विदेशी भी हो सकता है, या यहां तक कि कंपनी जैसी कोई विधिक इकाई ही क्यों ना हो, सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध है, केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध ही उपलब्ध है। मतलब व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है, केवल राज्य के विरुद्ध है। मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी होते हैं, राज्य के विरुद्ध भी होते हैं। मूल अधिकार किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं? अन्य व्यक्तियों से और राज्य से। अब यहां बात आई कि कौन से तो राज्य और अन्य व्यक्तियों दोनों से सुरक्षा प्रदान करेंगे और कौन से केवल राज्य से करेंगे। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये तो व्यक्ति के साथ साथ राज्य के विरुद्ध भी होते हैं। लेकिन इन 3 के अलावा बाकी के जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होते।
यह अनुच्छेद 14 था आपका, कानून या विधि के समक्ष समानता और कानून या विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ढंग से जितने भी सवाल आ सकते हैं, जितनी भी चीजें बन सकती हैं, जितना भी डेप्थ है मैंने पूरा देने का प्रयास किया है। इससे आपका काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा आराम से। अब अनुच्छेद 15 हम पढ़ रहे हैं, समानता का मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधेयक कानून के समक्ष समानता तथा विधेयक कानून के समान संरक्षण का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। अगला अनुच्छेद 15 में है सामाजिक समानता का अधिकार या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अब इसको पढ़ो और फिर समझते चलते हैं। अनुच्छेद 15, अगर आप यहां पे इसका एक पॉइंट डालना चाहें, सामाजिक समता। भाई 14 में तो आपने कानून के समक्ष समानता दे दी। अब कानून के समक्ष समानता मिल जाए और समाज में समानता नहीं मिले तो काम कैसे चलेगा? समाज में भी समानता होनी चाहिए, तभी तो असल में समानता फील करेंगे लोग बाग। तो अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का प्रावधान है। तो देखो ये क्या कह रहा है, सामाजिक समानता या भेदभाव के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं किया जाएगा, ना धर्म के आधार पर। ये 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों को फिक्स तरीके से याद करना। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और एक ये जन्म स्थान। ये कह रहा है अनुच्छेद 15 जो समाज में समानता स्थापित कराना चाह रहा है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि भाई तेरा बाबा तो चोर था, तुझको समाज में वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर, मतलब महिला या पुरुष अलग अलग लिंग हैं, तो लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पर भी कई बार लोगों के साथ भेदभाव पाए जाते हैं कि साहब तुम तो चोरी करने वाले स्थान से संबंधित व्यक्ति हो, तुमको हम ये सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो भेद, ये 5 शब्द इनको पकड़ लेना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इनके आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा या भेदभाव का निषेध किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में। अब इसके अलावा और क्या क्या है वो देखो। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), इस तरीके से ये सारे 15 के अंतर्गत जो सब आर्टिकल हैं वो सारे आपको आने चाहिए एक बढ़िया वाली तैयारी के लिए, और बिल्कुल सीक्वेंस में याद होने चाहिए। आजकल पेपर का लेवल और पेपर का पैटर्न ऐसा आ गया है कि बेयर एक्ट में से लाइन टू लाइन सवाल जा रहे हैं। आजकल नहीं, सदा से ही आए हैं। आजकल तो आरपीएससी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पॉलिटिकल साइंस के इतने बड़े और इतने टफ पेपर कभी आईएएस के इतिहास में भी नहीं बने, जो पिछले 3-4 साल में राजनीति विज्ञान में आरपीएससी ने बनाए। तो अगर आप आरपीएससी के पेपरों को हिट कर लोगे तो फिर ऑल इंडिया में पॉलिटिकल साइंस में कोई पेपर बचता नहीं है, जो राजस्थान आजकल मेन लीड रोल में पॉलिटिकल साइंस में। तो देखो 15(1) क्या कह रहा है। तो 15 में क्या है, सामाजिक समानता का अधिकार है। तो 15(1) क्या कह रहा है, पढ़िए। राज्य केवल धर्म, वापस वही 5 शब्द आ जाएंगे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है साहब, कोई भेदभाव नहीं होगा। अर्थात यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। ये और काम की चीज है। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध, गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए नहीं। तो 15(1) में जो इन 5 आधारों पर जो भेदभाव है उसका निषेध किया गया है, लेकिन 15(1) का प्रतिबंध राज्य के विरुद्ध है, व्यक्तियों के विरुद्ध है, राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। तो केवल किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध। ठीक है। 15(2) देखो, कोई नागरिक, ये तो राज्य के विरुद्ध, राज्य के बारे में बात की है 15(1) में। तो 15(2) में किसके बारे में बात की है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, वही 5 बात आ गई। ठीक है। क्या है? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। सार्वजनिक का मतलब है सरकारी, यहां गौर करना। दूसरा 15(2) में है पूर्णतः या अंशतः, या तो पूरी तरीके से राज्य द्वारा पोषित हो या अंशतः
राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। सरल भाषा में समझ लो इसका मतलब क्या है। अर्थात यह उपबंध राज्य एवं गैर सरकारी व्यक्ति दोनों को भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। किसको देता है? राज्य को भी देता है और गैर सरकारी व्यक्ति दोनों को भी देता है। अब इसका मतलब समझो सरल भाषा में, ये जो 15(1) है ये राज्य से कह रहा है कि भाई राज्य समाज के किसी भी नागरिक के साथ तुम धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। तो 15(1) किसको बाध्य कर रहा है? राज्य को। किसके विरुद्ध है? राज्य की। 15(2) क्या कह रहा है? सरल भाषा में समझो कि कोई भी नागरिक दुकान, भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के पार्क, कुएं, तालाब, स्नान घर, सड़क या कोई भी सार्वजनिक समागम, सार्वजनिक शब्द जहां जाता है वहीं सरकारी हो जाता है। इसका मतलब सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लो कुआं तो है सार्वजनिक, लेकिन एक ऊंची जाति का आदमी पिछड़ी जाति के व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है तो वो भी नहीं होगा। तो राज्य के खिलाफ भी है। या मान लो राज्य ही ऐसा कानून बना दे कि भाई साहब जनरल जाति या ओबीसी के जो उच्च जातियों के लोग हैं वो तो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पानी भरेंगे और दलित जाति के जो लोग हैं उनको सिर्फ आधा घंटा पानी मिलेगा। राज्य ही ऐसा कानून बना दे तो वो भी नहीं होगा। तो राज्य के भी विरुद्ध है और गैर सरकारी नागरिकों को भी विरुद्ध है। जो कौन सा वाला? 15(2) वाला जो है। और 15(2) में क्या है? भोजन, रेस्टोरेंट, कुएं, तालाब, नलकूप, सार्वजनिक सड़क, उद्यान, कुछ भी हो सकता है। इसमें किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य के द्वारा भी नहीं किया जाएगा और गैर सरकारी नागरिकों के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। ये 15(2) है। 15(1) में कि राज्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(1) केवल राज्य से संबंधित और 15(2) राज्य और गैर सरकारी नागरिक दोनों के विरुद्ध है कि दोनों ही किसी भी व्यक्ति के साथ कुएं, तालाब, नलकूप, होटल, रेस्टोरेंट, मंदिर कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे किसी के भी साथ। ये है 15(2) और ऊपर वाला 15। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़े। 15(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को, हाँ भाई 15(3) क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात यह उपबंध राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए सकारात्मक एवं तर्कपूर्ण भेदभाव करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए, पंचायती राज और नगरीय निकायों के जो चुनाव होते हैं ना, तो उसमें महिलाओं को आरक्षण है। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था तथा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। इसका मतलब समझो 15(3) क्या कह रहा है? 15(3) ये कह रहा है कि समाज में सही मायनों में समानता स्थापित करने के लिए महिला और बच्चे ये दोनों समाज का वंचित तबका है या नहीं है? है। भारत में खास है। भारत क्या दक्षिण एशिया के देशों की ये विशेषता है कि यहाँ पे हस्बैंड चाहे बेरोजगार है और महिला वर्किंग है, लेकिन रोटी तो महिला ही बनाएगी भाई, घर का काम तो महिला ही करेगी। ये यहाँ का कल्चर है। तो भारत में सभ्यता संस्कृति के प्रतिमानों के अंतर्गत कार्य करते करते महिला अपने आप, चाहे वो अगड़ी जाति की है चाहे वो पिछड़ी जाति की है, अपने आप एक वंचित कैटेगरी धारण कर लेती है या वंचित समूह होती है वो। ठीक है। अब बच्चा चूंकि उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं हो पाता है तो वो भी अपने आप में एक वंचित समूह तो है ही, वयस्क पुरुष की तुलना में। ठीक है। पूरे समाज में समानता कब स्थापित होगी? जब समाज का हर व्यक्ति और हर अंग को बराबरी पाने का मौका मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? कि जो वंचित तबका है उसको स्पेशल कानून बना के आगे आने का अवसर दे दो।
तो महिला और बच्चे जो कि वंचित तबका है, उसको बराबरी का अवसर देने के लिए उनके पक्ष में कुछ स्पेशल कानून बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे? अगर असल में समानता स्थापित करनी है, अगर असल में समानता स्थापित करनी है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा जो विशेष अधिकार हैं उनके लिए करना पड़ेगा राज्य के द्वारा। तो राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध या विशेष कानूनों का निर्माण कर सकता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? 15(3) में। और ऐसा करके भी, यद्यपि 15(3) को समता के अधिकार का अपवाद माना जाता है, लेकिन ये समता के अधिकार का अपवाद का मतलब ये है कि अपवाद होते हुए भी है तो समता के अधिकार में ही, गलत नहीं है, समता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा करके भी समाज में समता ज्यादा फैल रही है या ज्यादा फैलेगी। अगर आप महिलाओं को विशेष अवसर नहीं दोगे तो वो तबका पिछड़ा ही रह जाएगा, पीछे ही रह जाएगा। जब वो पिछड़ा रह जाएगा या पीछे रह जाएगा तो समाज का अगर एक अंग, मतलब लगभग 49% आबादी को आपने अवसर नहीं दिया, अवसर उन्हें कब मिलेगा? जब आप उनको विशेष अवसर दोगे। क्यों? 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे तो उनको घर पर काम करना ही पड़ता है, पुरुष को नहीं करना पड़ता, या पुरुष भी मान लो करता है लेकिन महिला ज्यादा करती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो उसको अवसर, जैसे मान लो आप ही गौर करें, लड़के भी पढ़ रहे होंगे और मैरिड लेडी भी पढ़ रही होगी, किसको ज्यादा समय मिलता है पढ़ने का? भारत में पुरुष वर्ग को ज्यादा पढ़ने का समय मिल जाता है, घर की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, सारे तरीके से महिलाओं की तुलना में। अब कोई पुरुष कह सकते हैं साहब मैं दिन भर नौकरी करता हूं, मुझे 2 घंटे भी नहीं मिल गए, और फलाने की वाइफ है या फलाने की लड़की है, वो तो दिन भर फ्री बैठी रहती है, पढ़ती रहती है, तो ऐसा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या कम है ऐसे लोगों की। ठीक है, ज्यादातर तो यही है ना कि भाई पुरुष वर्ग को पर्याप्त टाइम है, महिला को पर्याप्त टाइम नहीं है, फिर समान कंपटीशन में उतार दिया जाए दोनों को। अब महिलाओं को अगर विशेष अवसर नहीं दिए जाए तो जो जिसकी स्थितियां पहले से मजबूत थी, आगे था, वो आगे निकल जाएगा। इसलिए अगर समाज में सही मायनों में समानता स्थापित करनी है तो केवल अक्षर के हिसाब से समानता स्थापित नहीं होगी, इन भावार्थ के हिसाब से होगी। संविधान बनाने वालों की भावनाओं का ख्याल करना पड़ेगा, और उन भावनाओं का ख्याल करते हुए ही इस प्रकार के संविधान संशोधन करके कानूनों का निर्माण किया गया है। तो अनुच्छेद 15(3) समाज में समानता स्थापित करने के लिए राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध या विशेष कानूनों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक बात 15(4) में आती है। 15(4) देखिए, ये जो आगे लिखा हुआ है ये तो संविधान की किताबों की भाषा है या बेयर एक्ट की भाषा है, मैंने वो भी लिख दी है, क्योंकि इसमें से भी लाइन टू लाइन सवाल ऐसे कैसे पेपर में आते हैं, तो विद्यार्थी इसको पकड़ जाएगा, शब्द सीधे मिलेंगे पेपर में। लेकिन फिर बाद में मैं इसका सरल हिंदी अर्थ करके समझाने की भाषा में भी बताऊंगा, जिससे कि तुम्हारे समझ में आ जाए। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं वेयर एक्ट की, फिर अपन इसका भावार्थ समझेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है 15(4)। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, 2 शब्द पकड़ में आए, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15(4) को चंपाकम दोराइजनवाद, एक नया केस आ गया भाई, चंपाकम दोराइजनवाद 1951 में आया था, के बाद प्रथम संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन से? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951 द्वारा जोड़ा गया। चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद जो 1951 में आया है, में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसके द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में मद्रास प्रांत में गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की गई थीं। न्यायालय के इस फैसले को संसद द्वारा बाद में पहला संविधान संशोधन 1951 कर निरस्त कर दिया गया तथा अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन से जोड़ते हुए यह कानून बनाया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों SC और ST जातियों की उन्नति के लिए राज्य सकारात्मक कार्यवाही या अफर्मेटिव एक्शन
करने में सक्षम है। अब इसका मतलब समझो आप। ये तो चलो तुम्हारे पास मटेरियल हो गया, अब मैं इसको सरल भाषा में बता देता हूं। अनुच्छेद 15(4) ये कहता है, इसमें 3 ही शब्द काम के हैं जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पंद्रह चार क्या कहता है? अनुच्छेद 15(4) ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए या उनके कल्याण के लिए राज्य विशेष उपबंध या कानूनों का निर्माण कर सकता है। सिंपल की पॉइंट पकड़िए 2-3। जिस 15(3) में महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंधों का निर्माण, 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग या SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए राज्य विशेष कानूनों का निर्माण कर सकता है या विशेष उपबंधों का निर्माण कर सकता है। तो जितनी भी ये कल्याणकारी योजना चल रही हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, जो कि राज्य के द्वारा बनाई जाती हैं कल्याणकारी योजनाएं, कौन से अनुच्छेद से प्रेरित हैं? अनुच्छेद 15(4) से प्रेरित हैं। अब बात ये आई कि साहब अनुच्छेद 15(4) भारतीय संविधान में जुड़ा कैसे? तो उसकी एक पृष्ठभूमि है। मद्रास सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में गैर ब्राह्मण वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण दिया। दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों को 1919 के अधिनियम में सबसे पहले पृथक प्रतिनिधित्व मिला था। जब आप भारत का संवैधानिक विकास 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से ही पढ़ोगे तो ब्रिटिश भारत में ही आप पढ़ोगे कि 1919 के अधिनियम में ब्राह्मणों को डाउन करने के लिए उनके खिलाफ गैर ब्राह्मणों को, गैर ब्राह्मण वहाँ एक कम्युनिटी है, गैर ब्राह्मणों को पृथक प्रतिनिधित्व 1919 के एक्ट में मिला। ठीक है, अब देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद मद्रास प्रांत की सरकार ने गैर ब्राह्मणों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण दिया। इस सरकार के इस कानून के विरुद्ध जो आरक्षण दिया गया था मद्रास प्रांत की सरकार के द्वारा, किनको दिया गया था? गैर ब्राह्मणों को। इस कानून के विरुद्ध चंपाकम दोराई राजन नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फिर आया चंपाकम दोराई राजन वाद। कौन सा आया? चंपाकम दोराई राजन वाद। ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चंपाकम दोराई राजन वाद कब आया? 1951। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार के इस कानून को खारिज कर दिया। कौन से कानून को? गैर ब्राह्मणों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो आरक्षण दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चंपाकम दोराई राजन वाद 1951 में। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संसद ने पहला संशोधन किया 1951 में। अब देखो, पहले संशोधन के द्वारा कई चीजें जुड़ी हैं भारत के संविधान में। नवी अनुसूची भी आपने पढ़ी है, पहले संशोधन के द्वारा जुड़ी है। और इधर पहले संशोधन के द्वारा एक काम और हुआ है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नया अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नया अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया गया। तो सवाल बना कि अनुच्छेद 15(4) कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है? पहले संविधान संशोधन से। और उसमें क्या कानून बना? इसमें यह कानून बना दिया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राज्य विशेष उपबंधों का निर्माण कर सकता है या कल्याणकारी कानूनों का निर्माण कर सकता है। और चंपाकम दोराई राजन वाद में जो निर्णय दिया था ना, उस निर्णय को खारिज कर दिया। क्या फिर निर्णय क्या दिया? कानून क्या बना? चंपाकम दोराई राजन वाद में तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो आरक्षण दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के चंपाकम दोराई राजन वाद के निर्णय को रद्द करने के लिए संसद ने पहला संविधान संशोधन किया 51 में और अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया। अब संसद ने ही कानून बना दिया नया संविधान संशोधन करके। और उस कानून में क्या बना दिया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्गों के लिए
उनके कल्याण के लिए राज्य कानूनों का निर्माण कर सकता है, और वो वैध होंगे चूंकि संविधान संशोधन करके बना दिए गए हैं। तब से ये कानून बना है, अनुच्छेद 15(4) तब से जोड़ा है। देखो ये लाइन भी क्या कह रही है, चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्यवाद, इसे ऊपर से ही पढ़ो, यहीं से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15(4) को चंपाकम दोराईराजनवाद 1951 के बाद प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। तो 15(4) पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। चंपाकम दोराईराजन बनाम, इसको बड़ा कर लेते हैं, वापस गौर करिए। अनुच्छेद 15(4) को चंपाकम दोराईराजन वाद कब आया था? 1951 में आया था, के बाद प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद में 1951 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसके द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में मद्रास प्रांत में गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। सबसे पहले मद्रास प्रांत की राज्य सरकार ने गैर ब्राह्मणों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों का आरक्षण दिया। इसको चंपाकम दोराईराजन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज। मद्रास सरकार का डिसीजन खारिज। फिर संसद ने क्या किया? सरकार तो फिर संसद तक पहुंची हुई है ना, वो क्या कर रही है? न्यायालय के इस फैसले को संसद द्वारा बाद में पहला संविधान संशोधन 1951 कर निरस्त कर दिया। संविधान संशोधन करने की शक्ति किसमें है? संसद में। न्यायालय अगर किसी सरकार के कानून को खारिज कर देता है तो संविधान संशोधन करके संसद उस कानून को वैध कर सकती है बाद में। हालांकि न्यायालय ने फिर संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा वाला लोचा भी रखा है, तो इसलिए तो कहा जाता है कि न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के मध्य समन्वय है भारत में। लेकिन फिर यहां क्या हुआ था? चंपाकम दोराईराजन में क्या हुआ? आरक्षण को रद्द कर दिया गया। फिर संसद ने पहला संविधान संशोधन किया और जब 15(4) जोड़ा, अब देखो क्या होगा। न्यायालय के इस फैसले को संसद द्वारा बाद में पहला संविधान संशोधन 1951 कर निरस्त कर दिया गया तथा अनुच्छेद 15(4) जोड़ते हुए, संविधान संशोधन पहला किया और अनुच्छेद 15(4) जोड़ते हुए यह कानून बनाया कि अब यह है अनुच्छेद 15(4) में जो भी लिखा हुआ है। ये है 15(4). क्या कानून बनाया? कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए राज्य सकारात्मक कार्यवाही या अफर्मेटिव एक्शन करने में सक्षम है। तो आरक्षण क्या है? सकारात्मक कार्यवाही या अफर्मेटिव एक्शन जो राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाता है बराबरी का मौका लाने के लिए। देखने में ये जो कानून होते हैं ये भेदभावपूर्ण होते हैं, लेकिन ये भेदभाव तर्क संगत है, और तर्क संगत भेदभाव समानता के साथ कोई खिलवाड़ या उसके विरोध में नहीं होता है। तर्क संगत भेदभाव किया जा सकता है, ये न्यायालय ने पहले डिसीजन दे दिया था। 15(5) क्या कह रहा है? 15(5) सरल भाषा में समझ लो। शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जो दिया गया है उससे अनुच्छेद 15(5) जुड़ा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। 15(5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों, वापस वही चीज आ गई, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, एक नया शब्द आ गया, अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी शामिल हैं, और एक नया शब्द आ गया प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, मतलब ऐसी प्राइवेट हो
जिसमें कुछ अंश सरकार पैसा दे रही है और कुछ अंश उन्हीं के खुद के ट्रस्ट का है, ऐसी भी हो, चाहे 100% प्राइवेट स्वामित्व की हो, कोई भी संस्था हो, उसमें प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 15(5), अब ये सरल भाषा में भाई अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(5) 93 में संविधान संशोधन कब हुआ है? 2005 में, उसके द्वारा जोड़ा गया, जिसमें शिक्षण संस्थानों में चाहे वो राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, गौर करो, चाहे राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान हो या भले ही नहीं हो, निजी शिक्षण संस्थान भी हो, चाहे निजी शिक्षण संस्थाओं में भी, मतलब सरकारी हो गैर सरकारी हो कोई से भी हो, में समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों मतलब SC ST OBC को आरक्षण का प्रावधान है। ये भाई ये, लेकिन इनमें अब एक क्लॉज जुड़ गया, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में ऐसा आरक्षण नहीं मिलेगा तथा OBC के क्रीमी लेयर वर्ग को भी नहीं मिलेगा। देखो ये तो वो है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बोलती है, अब इसका मतलब समझ लो सरल भाषा में। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का मतलब SC ST और OBC, इनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(5) में, किसमें है भाई? 15(5) में। अब ये शैक्षणिक संस्थाएं चाहे सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं चाहे निजी शैक्षणिक संस्थाएं, निजी में भी दो प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी निजी जिनमें कुछ अंश तो सरकार का पैसा लगता है और कुछ अंश उनके खुद के ट्रस्ट का लगता है, या ऐसी भी निजी जिसमें 100% रुपया ही किसी प्राइवेट मालिक का लग रहा है, निजी मालिक का लग रहा है, उसमें भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है? लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये पकड़ लेना ढंग से। तीसरी बात क्या है कि SC ST के तो सभी छात्रों को दिया जाएगा, लेकिन OBC में क्रीमी लेयर का दर्जा प्राप्त व्यक्ति के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। मतलब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट OBC में है, SC ST में नहीं है। और क्रीमी लेयर की सीमा वर्तमान भारत में क्या चल रही है कि 8 लाख रुपए वार्षिक जिसकी इनकम है वह व्यक्ति क्रीमी लेयर या मलाईदार परत में मान लिया जाता है। OBC का और EWS का भी जर्नल हो जाता है, वो जर्नल हो जाएंगे। OBC वाले भी जर्नल हो जाएंगे, EWS वाले नहीं रहेंगे, वो जर्नल हो जाएंगे 8 लाख वाले। तो OBC वाला 8 लाख से जो नीचे वाला है उसके बच्चों को तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, लेकिन अगर 8 लाख की इनकम होगी साल में तो वो भी जर्नल है, उसको भी नहीं है। फिर ये है इसका मतलब सरल भाषा में। अच्छा 15(6) क्या कह रहा है? 15(6) को भी समझ लो बिल्कुल सरल भाषा में कि शैक्षणिक संस्थानों में EWS के विद्यार्थियों को आरक्षण का प्रावधान। EWS एक नई कैटेगरी बनी है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। EWS एक नई कैटेगरी बनी है, उसमें क्या आया है कि शैक्षणिक संस्थानों में EWS के विद्यार्थियों को आरक्षण 15(6), अनुच्छेद कौन सा? 15(6), और सरकारी नौकरियों में EWS का आरक्षण 16(6). तो पहले तो हम अनुच्छेद 15 पढ़ रहे हैं, वो पढ़िए आप 15(6). यह अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, EWS क्या है? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS को शैक्षणिक संस्थाओं में, EWS को किसमें? शैक्षणिक संस्थाओं में। शैक्षणिक संस्थाओं में भले ही वो निजी शैक्षणिक संस्थान भी हो सकती हैं, निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भी कितना आरक्षण? 10% आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन ऐसा आरक्षण किन में नहीं मिलेगा? अल्पसंख्यक में नहीं मिलेगा भाई। 15(5) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नहीं है। 16(5) में वो मतलब 15(6) में EWS को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नहीं है। ये आपका अनुच्छेद 15 हुआ। तो आज हमने पढ़े 2 अनुच्छेदों के मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। 14 में कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता तथा कानून या विधि के समान संरक्षण का अधिकार, और 15 में सामाजिक समानता का प्रावधान। अगली जो क्लास होगी अनुच्छेद 16, मूल अधिकार। लगातार पढ़ते रहें डेप्थ में पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू।